अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने बायोडाइवर्सिटी के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास, हम उसको एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो जितनी प्रीवियस वीडियोस थी ऑलमोस्ट हमने वो लेक्चर क्लासेस में भी डिस्कस किए थे। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर तक हम लोगों ने पढ़ा था, मुझे याद है। आज हम मतलब कि नेक्स्ट आगे जितने भी टॉपिक हैं हम उनको एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, उनकी टेक्सोनोमिक हायरार्की को देखा था हमने कि कौन कौन सी बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी बेस पे हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। 5 किंगडम सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। इतने सारे नॉन ऑर्गेनिजम्स थे, ऑलमोस्ट 10 मिलियन स्पीशीज़ थी हमारे पास। तो उसमें हमारे पास जितने नॉन थे वो भी 1.5 एंड 0.5 जो जितनी एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ थी। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। लेकिन कन्फ्यूजन थी उसमें कि अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको मींस के कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कॉमन नेम्स होते हैं, जिसे हम मीन के कल्चरल नेम कहते हैं कि हर एक एरिया में डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट नाम होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कि ये आखिर इस सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी। कार्लोस लीनियस 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये सिस्टम डेवलप किया कि एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिया जाए। तो साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस था वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है उसे। मींस के साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करना, कि वो नाम जो साइंटिस्ट इन्हें प्रोवाइड करेंगे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉमन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की 3 स्टेप्स होती हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसकी 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसका जो राइटिंग स्टाइल होगा वो हमारे पास क्या होगा, इटैलिक्स होगा। वो इटैलिक्स में होगा। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दी है होमोसेपियन की, कि अगर हम इसको लिखने में ये इटैलिक होगा। अगर हम इसको हैंड रिटन लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करेंगे। बुक्स वगैरह में प्रिंटेड होता है तो वो अंडरलाइन नहीं करते, लेकिन अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो इसको इटैलिक्स में लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। ये फर्स्ट रूल है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ये होता है कि जो अगर हम मीन के साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा हमारे पास, फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल, कि इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड वर्ड जो हमारे पास होगा वो कैपिटल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ड होता है हमारे पास ये जीनस को शो करता है और लास्ट वर्ड जो है हमारे पास वो स्पीशी को शो करता है। कि एक साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसकी जीनस को शो करता है और सेकंड पार्ट उसकी स्पीशी को शो करता है। तो जो जीनस का पार्ट है हमारे पास वो फर्स्ट वर्ड होगा, तो फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल, हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और स्पीशी का जो वर्ड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल ये होगा कि अगर किसी पैराग्राफ में या किसी भी सेंटेंस में मींस के किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर बार बार यूज हो रहा है तो हम इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट टाइम उस ऑर्गेनिज्म के नाम को कंप्लीट लिखेंगे, देन उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में हम उसकी एब्रीवेशंस लिखेंगे। जस्ट लाइक हम एसर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, हम उसकी बात करते हैं कि अगर इसका नाम बार बार आ रहा है तो हम मतलब पहले हम इसका एसर्शिया कोलाई कंप्लीट नेम लिखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये लफ्ज दोबारा आएगा उसी पैराग्राफ या उसी पैराग्राफ की कॉन्टिन्यूटी में हम उसको सिर्फ ई कोलाई लिखेंगे। मीन फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास कि साइंटिफिक नेम मस्ट बी इटैलिक, चाहे वो हम उसकी जीनस को भी इटैलिक में लिखेंगे और उसकी स्पीशी को भी इटैलिक में लिखेंगे। सेकंड रूल क्या था कि जो फर्स्ट वर्ड होगा जीनस का वो हमारे पास कैपिटल में होगा और सेकंड वर्ड हमारे पास जो स्पीशी है वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। थर्ड रूल क्या था कि फर्स्ट अगर हम कोई नाम आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हम उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, जैसे होमोसेपियन की हम बात करते हैं तो हम इसको फर्स्ट टाइम तो होमोसेपियन ही लिखेंगे, बाद में हम इसको H.सेपियन के नाम से लिखेंगे। ठीक है, एब्रीवेशन करके लिख रहे हैं हम। तो ये 3 रूल्स थे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, बेसिकली इनका क्या फायदा था कि ये 3 रूल या साइंटिफिक या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का क्या फायदा होता है।
सिग्निफिकेंस में हम ये बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ऑनियन की एग्जांपल लेते हैं कि हम डिफरेंट रीजन में जाते हैं वर्ल्ड के किसी भी, मीन्स कि हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं। पाकिस्तान में कॉमन ऑनियन मतलब ये तो इंग्लिश का एक नेम है। हम डिफरेंट एरिया में जाते हैं, कोई से मीन्स के कल्चरल नेम दे के कोई से बसल बुलाता है, कोई से वसल बुलाता है, कोई से गंडा बुलाता है, मीन्स के डिफरेंट कॉमन नेम्स हैं। लोगों ने अपने कल्चरल डिस्टेंस की बेस पे लोगों ने इसे नाम दिया है। अब हमारे पाकिस्तान में तो पता है कि इसे मतलब प्याज भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, गंदना भी कहते हैं। दुनिया के किसी दूसरे कोने में चले जाएं तो वो इसे किसी और नाम से जानते होंगे, क्योंकि कल्चरल डिफरेंट है, हर लैंग्वेज में इसका मुख्तलिफ नाम था। तो एक ये कन्फ्यूजन थी। मीन्स अगर एक और एग्जांपल लेते हैं क्रो की, ये कॉमन क्रो जो है और एक रेवन है, मीन्स के इसके लिए सेम वर्ड यूज़ किया जाता था कि ब्लैक बर्ड की एग्जांपल देते थे कि ये ब्लैक बर्ड है, तो उसके लिए भी और उसके लिए भी दोनों के लिए कॉमन नेम यूज़ होता था। अब ये सारी कन्फ्यूजन्स थी। अब इतनी सारी और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके मुख्तलिफ नेम थे, हर रीजन में उनका मुख्तलिफ नाम था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये सबसे बेस्ट प्रोसेस था साइंटिस्ट का, कि इसी तरह के जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि इस कन्फ्यूजन से निकलें। दूसरा ये कि स्टेबिलिटी है, कि अगर कोई साइंटिफिक नेम, मीन के ऑनियन को साइंटिफिक नेम दिया गया कि एलियम कैपा, कि ये एक साइंटिफिक नेम है। अब ये किसी भी लैंग्वेज में अगर ऑनियन को साइंटिफिक नेम जो इसका है वो अगर इसको हम प्रोनाउंस करें तो पता चल जाता है कि ये ऑनियन की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में कॉमन होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ये चेंज नहीं हो सकते। कॉमन लैंग्वेज को ख़त्म किया गया और उसके कॉमन नेम को ख़त्म करके उसको साइंटिफिक नेम दिया गया। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये कॉमन नेम यूज़ होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमारा साइंटिफिक नेम था होमोसेपियन। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारा नेम जो है वो होमोसेपियन ही है, साइंटिफिक नेम हमारा होमोसेपियन ही है। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल फ्रॉग की एग्जांपल लेते हैं, राना टिग्रीना। अब फ्रॉग कोई उसे डड्डू बुलाता है, कोई क्या बुलाता है, डिफरेंट कॉमन नेम्स हैं उसके, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम एक ही है, राना टिग्रीना। तो इस तरह की ये सारी कन्फ्यूजन जो थी ये ख़त्म हुई ड्यू टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर के डेवलपमेंट के बाद। और उसके बाद इसमें स्टेबिलिटी है कि इनका नेम जो है स्टेबल है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। साइंटिफिक नेम ने ये सारी कन्फ्यूजन दूर करके ताकि क्लासिफिकेशन को इसने और स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ, कि ये सारी बात तो हमने बायोडाइवर्सिटी की कि बायोडाइवर्सिटी में इतने ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी क्लासिफिकेशन, फिर हमने उनको साइंटिफिक नेम देने के बारे में बात की, फिर हमने उनके डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि कंजर्वेशन का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जा रहा है, कैसे बायोडाइवर्सिटी मींस के लाइफ की जो डाइवर्सिटी है वो कैसे ख़त्म हो रही है, चाहे वो प्लांट्स की सूरत में है, चाहे वो एनिमल्स की सूरत में है, चाहे वो कोई किसी भी लिविंग थिंग की सूरत में है, तो वो उसको कंजर्व कैसे किया जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जा रहा है, कि ह्यूमन बींग्स जो है वो डे बाय डे तरक्की करते जा रहे हैं। इंसानों की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है, जाहिर सी बात है कि 10,000 ईयर्स एगो जो है हमारी स्पीशी जो ह्यूमन बीइंग की स्पीशी थी वो 5 मिलियन के करीब थी, और आज 2020 में हम देखते हैं कि 7.5 बिलियन तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहुंच गई है। तो इतनी पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है हमारे पास, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहा है। मींस कि हमारी पॉपुलेशन का इम्पैक्ट जो है वो इन बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। हमारी वजह से एक तो क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है पॉपुलेशन में, मीन्स कि पॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी वेलफेयर के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, अगर हम मीन्स के चीज़ों का हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हमारे पास एनिमल्स कहाँ से होंगे, हमारे पास मीन्स के प्लांट्स वगैरह ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर हम इनकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो हमारे पाकिस्तान से खत्म हो चुकी हैं, मींस के 3 4 5 डेकेड पहले जो है ये स्पीशीज हमारे पाकिस्तान में पाई जाती थी। काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में लिखी हुई है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 एनिमल्स का नाम लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस ऑन द बोर्ड। लाइन की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पाकिस्तान में जो शेर है वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ जू तक ही महदूद रह गए हैं। अब टाइगर है वो भी हम जू में देखते हैं, हमें हमारे पास जंगलात ही ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास जंगलात नहीं होंगे तो हमारे पास ये एनिमल्स कहाँ से आएंगे, ये बायोडाइवर्सिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अब ब्लैक बक है हमारे पास, ये ख़त्म हो गया, नज़र नहीं आ रहा है। ब्लैक डियर है हमारे पास पाकिस्तान में, इनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती है। एक्सटिंक्ट स्पीशी ऐसी स्पीशीज़ जो पहले यहाँ पे पाई जाती थी लेकिन अब ख़त्म हो गई हैं, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे।
अब हम मतलब मेजर अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें परसेंटेज में कि जो मेजर फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले जो है हम हंटिंग की बात करते हैं कि हंटिंग की वजह से एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, मींस के स्पीशीज कम हो रही हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि लोग टाइगर का शिकार करते हैं, लोग लायन का शिकार करते हैं, डेयर्स, इनके हंटिंग की वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से 23% जो है बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो रही है। उसके बाद हम स्पीशीज इंट्रोडक्शन एंड रिमूवल, किस स्पीशीज को खत्म किया जा रहा है, कोई नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, तो ये इम्पैक्ट 39% बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है कि इस रिमूवल और इंट्रोडक्शन की वजह से 39% जो है बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एनिमल्स के, अगर हम लाइन, टाइगर, ब्लैक बक, ये सारी चीज़ें बाजार में तो नहीं रहती, ये जंगल में रहती हैं। अगर हम जंगलात को ही ख़त्म करते जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्यों कर रहे हैं? अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। लोग मींस के जंगलात को काट के, दरख्तों को काट के लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये यूज़ हो रही हैं सारी चीज़ें। अर्बनाइजेशन की तरफ, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं हम डिफॉरेस्टेशन करके। हम ये नहीं देखते कि इसका कितना नुकसान पड़ रहा है बायोडाइवर्सिटी पे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो रही है इससे। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मींस के 2% वो इसको इंक्लूड कर रहे हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। मेजर जो है हंटिंग है हमारे पास, ये 23% है। और पाई चार्ट आप लोगों की बुक में दिया गया है, ये उसके अकॉर्डिंगली है। स्पीशी इंट्रोडक्शन और रिमूवल की हम बात करते हैं तो ये 39% है। इसके अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो 36% है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम कि डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग, जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं। और अगर हम शिकार की बात करते हैं, लोग शिकार कर रहे हैं एनिमल्स का, बर्ड्स का, तो ये स्पीशीज़ कम से कम होती जा रही हैं। अब मीन्स के इनका इफेक्ट क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग से क्या होता है, हम उसको देखते हैं कि रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एंड अर्बन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। पहले भी मैंने ये बताया कि लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों को कंजर्व कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन से ये होता है कि जंगलात ख़त्म होंगे तो हमारे पास पॉल्यूशन होगी। मींस के अगर हम बात करते हैं कि हम प्लांट्स जो हैं हमारे पास, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने का प्रोसेस उनके फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वो क्या करेंगे, मींस के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और जो उसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही मींस के कंज्यूम नहीं होगा, हमारी पॉल्यूशन या हमारे इन्वायरमेंट का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम प्लांट कंज्यूम करके उसको अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो मींस की कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं होगा। और भी डिफरेंट ऐसे गैसेज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट होती हैं, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के जितने भी वेस्ट हैं। तो मींस के जो एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो वो मैक्सिमम एयर पोल्यूशन जो है वो प्लांट्स के ज़रिए एक्सचेंज होती है और वो उसको मींस के ख़त्म करते हैं एयर पोल्यूशन को। लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर सकेंगे अपने, और पॉल्यूशन इंक्रीज होती है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट लॉस होता है कि जब अगर मींस के हैवी रेन होती है, फ्लड आते हैं, तो ये ज़मीन की फर्टिलिटी को रिमूव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और फर्टाइल जितनी भी लैंड होती है वो कम हो जाती है। और मींस के सॉइल इरोजन्स हो जाती हैं, ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो जाते हैं और मींस के सॉइल जो है वो किसी काम की नहीं रहती, लैंड जो होती है वो फर्टाइल नहीं रहती। उसके बाद हम बात करते हैं मींस के अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो लो होता है। ट्रांसपायरेशन रेट जो अगर लो होगा तो मींस क्लाउड नहीं बनेंगे, हमारे पास बादल नहीं बनते। तो ये ट्रांसपायरेशन, बादल का बनना और जो है इनका फॉरेस्ट की वजह से ही होता है जो बादल बनते हैं, वो ट्रांसपायरेशन रेट कंट्रोल करता है। अगर पानी होगा, फॉरेस्ट होंगे हमारे पास, तो जंगलात जो हैं, दरख्त जो हैं, पानी को कंज्यूम करते हैं और ट्रांसपायर करते हैं, और वही ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्लाउड्स को बनाता है। अगर क्लाउड्स नहीं होंगे मींस के वो रेन के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज होते हैं, बारिशें कम हो जाएंगी। अगर बारिशें कम होती हैं तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज करती है और लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये सारी, इसके अलावा और भी और काफ़ी सारे इम्पैक्ट ऐसे हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी दिन ब दिन कंजर्व होती जा रही है तो ये इतने फेसेस को हमें चैलेंज करना पड़ता है।
अब हम उसके बाद देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से मीन्स के हम रोक सकते हैं, किस तरह से हम इतनी ये मीन्स के हम लोगों ने पढ़ी कि ओवर हंटिंग है, स्पीशी रिमूवल है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, हमने ये काफ़ी सारे पॉइंट्स की बात की। तो इन सारे पॉइंट्स को कंट्रोल कैसे करना चाहिए? बायोडाइवर्सिटी अगर हम चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अच्छी हों, हम जंगलात भी मतलब दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि प्रॉपर कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें जिसकी बेस पे अगर हमारे पास जितने भी फॉर एग्जांपल अगर रिमेनिंग एनिमल्स हमारे पास जितनी भी स्पीशीज़ हैं, अगर चलो जो ख़त्म हो गई हैं तो उनके बारे में हम बात नहीं करते, अगर जो रह रही हैं जिनको ये खतरा है, मीन के इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनमें हमारे पास इंडस डॉल्फिन की हम बात करते हैं कि डॉल्फिन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के तकरीबन कोई 600 एनिमल्स जो हैं वो डॉल्फिन के लेफ्ट हैं हमारे पास उनके जो है। अब हमें चाहिए क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है एयर पोल्यूशन मीन वाटर पोल्यूशन से, कि पानी में जितनी भी पोल्यूशन है वो ऐसे एनिमल्स को ख़त्म करती जा रही है। तो इनको भी मतलब ख़तरा है हमारी डेली रूटीन से, हम जो वेस्ट हैं पानी में फेंक देते हैं, उसके अलावा जो है और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको इफेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मार्को पोलो शीप है, ये हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। अब ये सिर्फ हमारे पास मींस के हम पार्क्स में रिजर्व हो गए हैं, इसके अलावा और कहीं पे बड़ी मुश्किल से पाए जाते हैं क्योंकि लोग इनका बड़ी बेदर्दी से शिकार करते हैं। उसके अलावा हुबारा बस्टर्ड है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में तिलूर कहते हैं। तो ये सवैद टेरिटरी से मीन के माइग्रेटेड बर्ड्स में कंसीडर किए जाते हैं और ये पाकिस्तान की तरफ आते हैं। यहाँ मीन्स के जितने भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं ये पास आउट करते जाते हैं, तो लोग इनका बड़ी बेदर्दी से शिकार करते हैं, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। तो हुकूमत को चाहिए एक ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करें कि ये हंटिंग को एटलीस्ट रोक लें और ये इन जितने हमारे पास ये नायाब जानदार हमारे पास रह गए हैं, और चाहे एनिमल्स हैं चाहे बर्ड्स हैं, तो इनको रिज़र्व किया जाए। इनकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स के स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाएँ। ठीक है, उसके बाद आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेल कल्चर नेक्स्ट जो सेल एंड टिश्यू का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आज हम लोगों ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ा। ठीक है, कि साइंटिस्ट किस तरह से इस बात पे एग्री हुए कि एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को मीन्स के साइंटिफिक नेम दिया जाए। उसके 3 हमारे पास रूल्स थे कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन के ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना। उस साइंटिफिक नेम वो साइंटिफिक नेम 2 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। एक फर्स्ट जो है हमारे पास जीनस होती है उसकी, और सेकंड हमारे पास स्पीशी होती है। तो अब हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के 3 रूल्स को डिस्कस करते हैं। ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि जो साइंटिफिक नेम होगा उसका पहला अगर हम उसको लिखेंगे तो इट मस्ट बी इटैलिक। ठीक है, अगर हम उसको हैंड रिटन लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल। जो अगर हम जीनस की बात जीनस और स्पीशी का हमने कहा कि साइंटिफिक नेम जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका क्या होता है कैपिटल होगा, और सेकंड पार्ट उसका क्या होगा मींस के स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का किसी पैराग्राफ में फर्स्ट टाइम हम फुल नेम लिखा जाएगा, उसके बाद अगर वो नाम दोबारा रिपीट होगा तो उसको हम एब्रीवेशन में लिखेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, मींस के सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, इनके बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस क्या थी। हमने ये देखा कि डिफरेंट एरियाज़ में हमने प्याज की बात की, हमने ऑनियन की बात की कि ऑनियन के डिफरेंट कॉमन नेम्स थे। इसी तरह बर्ड्स डिफरेंट थे, क्रो की हमने बात की, उसके डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम थे। तो ये लोगों के लिए कन्फ्यूजन्स थी कि हर एरिया में लोगों ने अपनी तरह के नाम दिए। कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते थे मीन्स के कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो अगर डिस्कवर होती थी तो उनको साइंटिस्ट अपने नाम पे रख लेते थे। काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में लिखी गई हैं, टेबल बनाया गया। उसके बाद तो ऐसी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि चलो इतने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको एक प्रॉपर सिस्टम में पुट करते हैं, इनको प्रॉपर नेम देते हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम यूज़ होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो उसमें स्टेबिलिटी होगी। ये सारा हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे हमारे पास, हमने उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में बात की, उनको प्रॉपर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करने की बात की। ठीक है, फिर उनको साइंटिफिक नेम दिए। अब मतलब कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो रही है, कि बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा किन किन चीज़ों से है, किस तरह से एनिमल्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। एक्सटेंट स्पीशीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, जो पहले मौजूद होती थी लेकिन अब मौजूद नहीं है।
हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि लायन, टाइगर, ब्लैक बक्स, जिस तरह के काफ़ी सारे और भी एनिमल्स की एग्जांपल दी गई है आप लोगों की बुक में, तो ये सारे एक्सटेंट स्पीशीज़ में आ गए हैं क्योंकि इनका हैबिटेट ख़त्म हो गया है, इनके रहने की जगह ख़त्म हो गई है, तो ये कहाँ पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी में ह्यूमन बींग्स का क्या इम्पैक्ट था, कि हम इंसान जो है हमारा कितना रोल है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, इनके मस्कन को, इनके हैबिटेट को, प्लांट्स को ख़त्म करने में हमारा कितना रोल है। हमारी पहले आबादी जो थी, मतलब 10,000 ईयर्स पहले की हम बात करते हैं तो 5 मिलियन पीपल्स थे। आज हम बात करते हैं तो 7.8 बिलियन पीपल्स हैं हमारे पास। तो इतने हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई है, तो जाहिर सी बात है हमने काफ़ी बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट किया है, उसको कंजर्व किया है, चीज़ों को ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। आज हम अगर हम बात करें तो मतलब हंटिंग अगर हम देखें तो लोग बड़े शौक से शिकार करते हैं, तो ये 23% हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रही है। तो स्पीशीज़ डिफरेंट हम ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, तो ये 39% इस बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के। ज़ाहिर सी बात है हम इन सारे ऑब्वियसली इन ऑर्गेनिजम्स के जितनी भी रहने की जगह है हम उसको ख़त्म कर लें, तो वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये 36% मीन बात वहीं आ जाती है कि डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग, ये कॉमन कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम कहें कि डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। अब डिफॉरेस्टेशन के हम लोगों ने मीन्स के उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े कि अगर क्या इन इन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या हमारे पास जो है नुकसानात सामने आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं होता, प्लांट्स जो हैं या फॉरेस्ट जो हैं हमारी हवा को, हमारी फ़िज़ा को क्लीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन जो हमारे पास काफ़ी हैज़रस कंपाउंड्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। उसके अलावा जो है अगर जंगलात ख़त्म कर दिए जाएँ तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, सॉइल इरोजन्स हो जाएंगी, ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है क्योंकि फ्लड आते हैं। जो जंगलात होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, सैलाब को रोकते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं कि सैलाब जिस स्पीड से आता है ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर वहाँ पे जंगलात हों। लेकिन अगर जंगलात ही नहीं होंगे तो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, वो ज़मीन फर्टाइल नहीं रहती, वो बंजर ही रहती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये बात की कि जंगलात के ना होने की वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो लो हो जाता है। अगर ट्रांसपायरेशन का रेट लो होगा तो मीन्स के क्लाउड्स नहीं बनेंगे, अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिशों की आने में कमी हो जाती है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के। फिर हमने ये देखा कि इन सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जितने भी हमने ये चीज़ें पढ़ी। तो मीन्स के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करें, डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं कि जितने हमारे पास ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे या हमारे पाकिस्तान में रह गए हैं उनको कंजर्व किया जाए, उनकी सेफ्टी जो है वो 100% श्योर की जाए, ताकि वो मीन्स कि अपनी स्पीशीज़ को बढ़ा सकें दोबारा से, मतलब कि अपनी नॉर्मल लेवल पे वापस आ सकें। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़, एक्सटेंट, ये डेफिनेशन में पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंट स्पीशीज़ एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। एक्सटेंट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी हैं, ऐसी स्पीशीज़ जिनको ख़तरा लाक हो कि वो विद इन 10 ईयर या 5 ईयर या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम पाकिस्तान में उनकी एग्जांपल देखते हैं। इंडस डॉल्फिन की हमने बात की, फिर उसके बाद हमने मार्को पोलो शीप की बात की कि ये जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म नहीं होगी लेकिन इनके कुछ एनिमल्स जो हैं हमारे पास पार्क्स वगैरह में अवेलेबल हैं। हुबारा बस्टर्ड की हम बात करें, ये माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, ये स्वेट टेरिटरी से पाकिस्तान या जितने भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं ये इनकी तरफ मूव करते हैं, तो लोग बड़ी बेदर्दी से इनका शिकार करते हैं, तो इनको भी ख़तरा लाक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रॉपर प्लान डिज़ाइन करें जिसकी इनकी जो है सेफ्टी जो है वो श्योर हो। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। ये आज का हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे।